नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और आज बहुत बड़ा दिन है क्योंकि आज अमृतकाल का पहला बजट पेश किया गया है। और इस बजट की क्या बड़ी खास बातें हैं ये हम आपको बताते हैं। कृषि क्षेत्र में डिजिटल विकास पर जोर दिया गया है। किसानों के स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा। स्टार्टअप के लिए कृषि निधि बनाएंगे। किसानों को डिजिटल ट्रेनिंग दी जाएगी। और इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख पर खास ध्यान दिया जाएगा। तो ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बड़ी बातें हैं जो बजट से निकल करके आई हैं। हम देश में अगर हम बात करें तो हमने बहुत कुछ पाया है। और साल 2022 के बजट से साल 2023 की अगर तुलना की जाए बजट की तो काफी कुछ बदला भी है। और इसी के साथ साथ पर कैपिटा इनकम भी बढ़ी है। इसके अलावा देश दुनिया में 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है। बजट की 7 प्राथमिकता देश की उम्मीदों का यह बजट क्योंकि समावेशी विकास चाहिए था, तो इसलिए इस पर ध्यान दिया गया, इस पर फोकस किया गया। वंचितों को वरीयता दी गई, बुनियादी ढांचे और निवेश पर ध्यान दिया गया, क्षमता विस्तार किया गया, हरित विकास किया गया, युवा शक्ति को महत्वता दी गई, वित्तीय क्षेत्र में भी महत्वता दी गई है। तो ये 7 बड़े अहम बिंदु जिन पर फोकस किया गया है। लेकिन वहीं अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष को इस बजट में कुछ खास नहीं दिख रहा है, कुछ नया नहीं दिख रहा है। और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि ये पार्टी का बजट है, ना कि ये देश का बजट है। हालांकि उन्होंने इसे किस आधार पर कहा है ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन अब हम आपको बताते हैं क्या हुआ है सस्ता, क्या हुआ है महंगा। आपकी टीवी स्क्रीन पर सस्ता हुआ है बायोगैस से जुड़े उपकरण, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रिक गाड़ी, खिलौने, साइकिल सस्ते हुए हैं। महंगे हुए हैं चाइनीज खिलौने और सिगरेट। इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि और क्या कुछ सस्ता हुआ है। कैमरा, लेंस, बाइक, टेलीविजन ये सस्ता हो गया है। चांदी के बने जो गहने होंगे वो महंगे हो चुके हैं। चांदी के बर्तन अब महंगे हो जाएंगे। और इसी के साथ साथ बायोगैस से जुड़े उपकरण और बैटरी इन्हें सस्ता किया गया है, महंगा किया गया है। विदेशी इलेक्ट्रिक चिमनी, यानी कि कुल मिलाकर के फोकस ये है कि जो विदेश से आने वाली चीजें हैं उन्हें महंगा किया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा इंडियन स्वदेशी चीजों पर निर्भर हों और यहां पर बनी हुई चीजों को वरीयता दे। टैक्स स्लैब की संख्या 7 से घटा करके 5 कर दी गई है। और इसी के साथ साथ अब 5 ही होंगे टैक्स स्लैब। इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। पहला स्लैब 3 से 6 लाख तक का होगा जिसमें 5% टैक्स देना होगा। और उसके बाद आपको बताएं जब ये इनकम आगे बढ़ जाती है, दूसरा स्लैब जब हम 6 से 9 लाख की बात करते हैं तो 10% टैक्स हमें देना होगा। और इसके बाद जब इनकम और ज्यादा बढ़ जाती है यानी कि 9 से 12 लाख तक की इनकम हो जाती है तो 15% टैक्स हमें देना होगा। और इसके आगे भी यानी कि 12 से 15 लाख तक अगर आपकी इनकम रहेगी तो 20% टैक्स देना होगा। और अगर 15 लाख से आपकी सालाना कमाई है तो फिर 30% टैक्स देना होगा। हालांकि ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको नए कर की पॉलिसी को अपनाना है या फिर पुरानी ही डिडक्शन पॉलिसी को अपनाना है। 7 लाख रुपए तक की कमाई वालों पर कोई टैक्स नहीं है। तो ये बड़े बदलाव किए गए हैं। Personal income tax. I have 5 major announcements to make in this regard. These primarily benefit our hard-working middle class. The first one concerns rebate. Currently, those with income up to 5 lakh do not pay any tax, do not pay any income tax in both old regimes. I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs in the I propose to increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime. Thus, persons in the new tax regime with income up to 7 lakhs will not have to pay any tax at all.
तो 2023 से 24 का आम बजट पेश हुआ है और इसके बाद पीएम मोदी ने बजट को लेकर के देश को संबोधित किया और कहा कि सरकार ने जनहित में कई कदम उठाए हैं। बजट में सभी का ध्यान रखा गया है। शहरी महिलाओं से लेकर गांव में रहने वाली महिलाएं हो, कारोबार रोजगार में व्यस्त महिलाएं हो या घर काम में व्यस्त महिलाएं हो, उनके जीवन को आसान बनाने के लिए बीते वर्षों में सरकार ने अनेक विध कदम उठाए हैं। जल जीवन मिशन हो, उज्ज्वला योजना हो, पीएम आवास योजना हो, ऐसे अनेक कदम, इन सबको बहुत बड़ी ताकत के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। उसके साथ साथ महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप एक बहुत बड़ा सामर्थ्यवान क्षेत्र आज भारत में बहुत बड़ी जगह अपने आप एक्वायर कर चुका है। उनको अगर थोड़ा सा बल मिल जाए तो मिरेकल कर सकते हैं और इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप उनके सर्वांगीण के विकास के लिए नई पहल इस बजट में एक नया आयाम जोड़ेगी। महिलाओं के लिए एक विशेष बचत योजना भी शुरू की जा रही है। ये बजट सहकारिता को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास की धुरी बनाएगा। सरकार ने कोऑपरेटिव सेक्टर में दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना बनाई है, स्टोरेज कैपेसिटी। बजट में नए प्राइमरी कोऑपरेटिव्स बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना का भी ऐलान हुआ है। इससे खेती के साथ साथ दूध और मछली उत्पादन के क्षेत्र का विस्तार होगा। किसानों, पशुपालकों और मछुआरों को अपने उत्पाद की बेहतर कीमत मिलेगी। अब हमें डिजिटल पेमेंट्स की सफलता को एग्रीकल्चर सेक्टर में दोहराना है। इसलिए इस बजट में हम डिजिटल एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बहुत बड़ी योजना लेकर आए हैं। आज दुनिया इंटरनेशनल मिलेट ईयर मना रही है। भारत में मिलेट्स के अनेक प्रकार हैं, अनेक नाम है। आज जब मिलेट्स घर घर में पहुंच रहा है, पूरी दुनिया में पॉपुलर हो रहा है, तो उसका सर्वाधिक लाभ भारत के छोटे किसानों के नसीब में है और इसलिए आवश्यक है कि नए तरीके से उसको आगे ले जाया जाए। शहर तो केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट 2023 से 24 पेश कर चुकी है और बजट को लेकर के केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते से खास बातचीत की है। हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी ने आपको दिखाते हैं। देश का आम बजट पेश हो गया है। जनता को काफी सरकार से उम्मीदें थी, हालांकि इस सरकार कितनी उम्मीदों पर खरी उतरी है और सरकार ने क्या कुछ तोहफा दिया है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी है। सर, आम बजट पेश हुआ और इस सरकार का जो कार्यकाल है उसका आखिरी आम बजट है, इसके बाद अंतरिम बजट पेश होगा। किस तरीके से देखते हैं आप इस आम बजट में, क्या कुछ पिटारे में से निकल के आया? देखिए, मुझे लगता है कि जैसे आप सभी लोग और देश के लोग, इसमें मध्यम वर्ग, गरीब, सब तरह के लोग इस बजट से संतुष्ट हैं। और ये बात सही है कि इस बजट को बहुत तरीके से विचार मंथन करने के बाद इसको सरकार ने, हमारे वित्त मंत्री जी ने पेश किया है। और इसीलिए आपने देखा होगा कुछ ऐसी चीज़ें ध्यान में आए हैं जहाँ पर लोगों का जितना आकर्षण होना चाहिए, और विशेष तौर से जैसे ट्राइबल को फोकस किया गया है, एग्रीकल्चर सेक्टर को किया गया है, महिलाओं के लिए किया गया है, और जो गरीब आदमी है जिसके आवास है उस पर इंक्रीज हुआ है। तो मुझे लगता है ये अपने आप में बड़ा एक ऐतिहासिक बजट है। सर, अगर हम बात करें तो जो निर्धन कैदी हैं, जो जेलों में बंद हैं, जिन्हें जमानत देने के लिए पैसे नहीं है, सरकार उनकी भी मदद करेगी, ऐसा सरकार ने घोषणा किया है। देखिए, जरूर चिंता करेंगे और सरकार इस दिशा में सोच भी रही है कि बिना किसी अपराध के थोड़े बहुत अगर कोई कमी रह गई या कोई आपस के इस प्रकार के कोई विषय आए, जेल में लोग हैं,
तो सरकार उसकी चिंता कर रही है और उसका अध्ययन कराना, परीक्षण कराने के बाद सरकार उन पर विचार करके निर्णय करेगी और मुझे लगता है इससे लोगों को रिलीफ मिलेगा। विपक्ष कह रहा है सर कि किसानों को इससे वंचित रखा गया है, किसानों की कई मांगे थी इसको लेकर कि बजट में काफी उम्मीदें भी थी। आपको लगता है कि किसानों को इससे वाकई में वंचित रखा गया? देखिए, किसानों के लिए जितना किया जा सकता है हम उतना कोशिश कर रहे हैं और इसके कारण आज किसान भी संतुष्ट है। अब वो विपक्ष का काम है छोटे छोटे कुछ विषयों को लेकर के, पर खुद भी देख सकते हैं, पुराने इतिहास को देखें, किसानों के लिए क्या उनने किया। और मैं कह सकता हूँ कि ये कुछ कम समय में किसानों के लिए जो भी हमने प्रयास किया, देखिए सॉइल हेल्थ कार्ड देखिए, हमारे किसान क्रेडिट कार्ड देखिए, प्रधानमंत्री सम्मान निधि देखिए, हमने सबके लिए, कोई भी किसान हो अगर देश का किसान है तो उसको हमने थोड़ा सहायता के रूप में और उनके साथ साथ जो सपोर्ट हम कर सकते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर को, तो ये सभी तरह के प्रयास कर रहे हैं। और इससे मुझे लगता है कि इससे अच्छा प्रयास और नहीं हो सकता। हम इसको और आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु जितना भी हम अभी तक कर रहे हैं या हमने किया है उसको बहुत और अच्छा हम करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि केंद्र सरकार ने पहले भी बेहतर किया है और आगे भी कैसे आम जनता को सहूलियत दिया जा सके इस पर केंद्र सरकार काम करेगी। और आम बजट कहीं ना कहीं गरीबों का बजट है, मध्यम वर्गों का बजट है, देशवासियों का बजट है। विनेश्वर हिमांशु के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। और बजट पेश करने के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, बता रही थी कि क्या कुछ भारत ने पाया है और क्या कुछ खोया है, उसके बारे में विस्तार से बता रही थी। और इस बार का बजट कैसा रहा है उसके बारे में विस्तार से जानकारी दे रही थी। आगे बढ़ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने आम बजट की जमकर के सराहना की है और इसके अलावा उन्होंने बताया है कि इस बजट में क्या कुछ रहा है खास। चलिए आपको सुनवाते हैं। देश का आम बजट पेश हो गया है, ऐसे में आम बजट में क्या कुछ खास रहा है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल जी हैं। सर, काफी उम्मीदें थी जनता को, आम बजट पेश हुआ, आपको लगता है कि ये आम बजट कहीं ना कहीं जनता की उम्मीदों पर खरा उतरा है? आम आदमी के लिए ये बजट है और प्रधानमंत्री जी का और माननीय वित्त मंत्री जी का मैं देश की जनता की तरफ से और अपनी तरफ से आभार प्रकट करना चाहूँगा कि मेरे संसदीय 5वां कार्यकाल है और एमएलए लगा के 6वां कार्यकाल। मैंने अपने राजनीतिक जीवन में इतना अच्छा सर्वग्राही बजट नहीं देखा है। और विपक्ष का तो काम है। एक बहुत मज़ेदार बात बताऊं कि एक बार नाम नहीं कोट करूंगा, एक कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेता थे, बजट से पहले उनसे पूछा गया कि बजट के बारे में, तो उन्होंने कहा नहीं बजट के बाद में समय दीजिएगा। तो उन्होंने कहा नहीं मैं पहले ही दे देता हूँ, मुझे तो बोलना ही है कि ये छात्र विरोधी, किसान विरोधी, उद्योग विरोधी, महिला विरोधी, शेड्यूल कास्ट विरोधी है, ये तो बोलनी है विपक्ष में। तो बोले जो मैं बाद में दूंगा पहले ही ले लो बाइट, क्योंकि यही बोलना होता है, ये विपक्ष का धर्म होता है। तो विपक्ष का काम है। लेकिन 2047 में जब हम अपनी आज़ादी के 100 साल मना रहे होंगे तो भारत एक विकसित राष्ट्र होगा और उस विकसित राष्ट्र के कंगूरे की महल की बुनियाद में मोदी जी ने और वित्त मंत्री जी ने तमाम सारे पत्थर रख दिए हैं। जो आज एक शिशु रूप में है वो बट वृक्ष बनेगा, सर्वग्राही है। इसमें उद्योगों का ध्यान दिया गया है। देश की खुशहाली का रास्ता यदि खेत खलिहान से जाता है तो किसानों के बारे में पहली बार प्राकृतिक खेती के बारे में बात की गई है, वैकल्पिक फर्टिलाइजर के बारे में बात की गई है और इसके अलावा आप देखिए मिलेट्स के बारे में की गई है, श्री अन्न के बारे में। वरना ये तो गरीबों के अनाज छोड़ के कभी इसको लोगों को नाम नहीं पता है कि मक्का क्या होती है, बाजरा क्या होता है, ज्वार क्या होती है, कोदों क्या होती है, ककुनी क्या होती है, रागी क्या होती है। और उसके अलावा वो जो हम लड्डू खाते हैं वो रामा जिसको कहलाते हैं, ये मोटा अनाज। अब जहाँ असंचित ज़मीन है उन किसानों को कितना बड़ा लाभ होगा जब मिलेट्स के बारे में इस बजट में बड़ा प्रावधान किया गया है। इसके अलावा देश की खुशहाली का रास्ता खेत खलिहान से जाता है तो देश की खुशहाली का रास्ता लघु उद्योगों से भी जाता है। एमएसएमई के लिए तमाम 7,000 करोड़ रुपए ई कोर्ट्स के लिए रखा गया है, क्योंकि पेंडेंसी बहुत है। तो पेंडेंसी कम करने के लिए केवल बातें नहीं होगी, उसके लिए बजट करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद कि 7,000 करोड़ हमारे विभाग को दिया गया है, जिससे हम हमारी नया जो फेज है उसकी शुरुआत हो गई है। तो भावनाओं से नहीं, बजट से तमाम योजनाएं चलती हैं, वो किया गया।
बात सर, तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि ये जो बजट है वो सर्वग्राही है और कोई भी ऐसा तबका नहीं है जिसको इसका फायदा नहीं मिलेगा। हिमांशु के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। तो लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और आम बजट 2023 से 24 पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है, उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर को हाईएस्ट प्रायोरिटी दी है। हमारा बजट भी काफ़ी बड़ा हुआ है, जिसके कारण आने वाले समय में हिंदुस्तान के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में जो हमने निर्धार व्यक्त किया है कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड के रोड बनेंगे, वो उद्दिष्ट हम निश्चित रूप से पूरा कर सकेंगे। ग्रीन एनर्जी, ग्रीन पावर, हर जगह पर जो ग्रीन बात के उल्लेख किया गया, वो हमारी इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की दृष्टि से एक बहुत बड़ी पहल है। मैं मानता हूँ कि इस बजट की विशेषता ये है कि हमारे आम आदमी के जीवन में जो एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन की जो समस्याएं गंभीर है, वो ग्रीन अप्रोच के कारण निश्चित रूप में हमारे क्वालिटी लाइफ में काफ़ी बड़ा सुधार होगा। मिडिल क्लास के बारे में सोचा नहीं जाता था, इस बार पहली बार मिडिल क्लास को भी काफ़ी राहत दी गई है। गांव, गरीब, मजदूर और किसान का कल्याण करने वाला और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा करने वाला और हिंदुस्तान को वर्ल्ड की इकोनॉमी में एक सुपर इकोनॉमिक पावर बनाने के लिए ले जाने वाला ऐसा ये बजट है। चलिए अब आपको सुनवा देते हैं यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने क्या कुछ कहा है इस बजट पर। न्यूज़ वन इंडिया से खास बातचीत की है सुरेश खन्ना ने, आपको सुनवाते हैं। देश का आम बजट आ चुका है, हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना। मंत्री जी, इस बजट को आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले बजट ये सर्व समावेशी बजट है और सर्वहितकारी बजट है। प्रधानमंत्री जी ने अपने जो सूत्र है उनका सबका साथ सबका विकास, उसको फिर से एक बार चरितार्थ किया है और लोगों का विश्वास उनके प्रति बढ़ा है। लोगों का दिल प्रधानमंत्री जी ने जीता है इस बजट के माध्यम से, क्योंकि ये बजट चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे महिला हो, चाहे व्यापारी हो और चाहे नौकर पेशा हो, सारे वर्गों के लिए ये बजट है। सबसे बड़ी बात बजट में तो यह है कि हमने आर्थिक स्थिति को बहुत अच्छे तरीके से देखा परखा है। जहां इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जोर तो दिया है, चाहे सड़कें हो, परिवहन हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एयरपोर्ट हो, इसके ऊपर तो हमने विशेष रूप से फोकस किया है। लेकिन उसके साथ साथ इस बात पर ध्यान रखा है कि आम आदमी के पास परचेजिंग पावर कैसे बढ़े, क्योंकि आम आदमी के पास परचेजिंग पावर बढ़ती है तो जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के बनाने का जो सपना है, उधर उस दिशा में हम आगे बढ़ते हैं। क्योंकि जब परचेजिंग पावर लोगों के पास ज्यादा होती है तो मांग बढ़ती है और जब मांग बढ़ती है तो उद्योग धंधे बढ़ते हैं, उद्योग धंधे बढ़ते हैं तो लोगों का रोजगार का अवसर मिलते हैं और ये पूरी साइकिल हमको हमारी आर्थिक गतिविधियों को स्ट्रेंथन करती। तो सबसे बड़ा फायदा तो ये है। और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश का जहां तक फायदा है तो वर्ष 22-23 में हमको लगभग 23,000 करोड़ रुपए से का अधिक जो पुनरीक्षित अनुमान आए हैं, उससे 23,000 करोड़ रुपया जितना भी पिछले साल घोषित किया था कि 22-23 में मिलेगा, केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से में 23,000 करोड़ रुपए ज्यादा मिलेगा। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ आगामी वर्ष में 23-24 में इस वर्ष के मुकाबले में 37,000 करोड़ रुपए ज्यादा मिलने का अनुमान है। और जो स्पेशल असिस्टेंस फॉर स्टेट्स है, जो केंद्र ने अभी तक जिसका बजट 1 लाख करोड़ रुपए का था 2022-23 में, तब हमको 14,351 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए थे। इसमें केंद्र ने 30% का इजाफा किया, यानी अर्थात इस फंड में 1,30,000 करोड़ रुपए हो गया। तो जब हमको 1 लाख करोड़ रुपए की स्पेशल असिस्टेंस में 14,351 करोड़ रुपए मिले थे, केंद्र ने जब 30% बढ़ाया है तो इसी के अनुपात में लगभग 30% हमारा भी बढ़ जाएगा। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश सरकार को इस डबल इंजन की सरकार में बहुत बड़ा आर्थिक फायदा भी हुआ। धन्यवाद। ये हैं उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, जो बता रहे हैं कि लगातार उत्तर प्रदेश सरकार को जो बजट है वो बढ़ाया गया है और सीधे तौर पर इस बजट के जरिए न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि सभी लोगों, सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त करते हैं। और साथ ही साथ अखिलेश यादव और मायावती को पढ़ लिख कर बाद इस पर टिप्पणी करनी चाहिए। कैमरामैन अमित शाहनी के साथ मैं इसके बाद न्यूज़ इंडिया, लखनऊ।